नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। अब बात कुछ ऐसी है कि जनाब वाला इस मुल्क के अंदर तिजारत के ऊपर तो कोई बात ही नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि आपने इंपोर्ट ज़बरदस्ती बंद कर दी है, उसका गला घोंट दिया है और आपको महसूस हो रहा है कि आपने बड़ी कामयाबी हासिल की। मैं इस चीज़ का बुरा नहीं मानता। इन हालात के अंदर तो ये मजबूरी। इसहाक डार साहब इज़ नॉट टू ब्लेम फॉर रिस्ट्रिक्टिंग इम्पोर्ट्स, बट ही कैन डू इट फॉर अ शॉर्ट टर्म, नॉट फॉर मीडियम और लॉन्ग टर्म। इसका क्रेडिट भी उन्होंने कल ले लिया जब बहुत सारी बयानात सोशल मीडिया के ऊपर चलना शुरू हो गया और बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे को ईद से पहले ईद मिलना शुरू कर दिया कि हमने करंट अकाउंट डेफिसिट कम कर लिया। और आपको पता है हमें जप्पे मारने का तो वैसे ही शौक है, बेवजह एक दूसरे को जप्पे मारा है। पाकिस्तान की मईशत ठीक हो गया, हमने कम कर दिया करंट अकाउंट डेफिसिट। अब वो कर तो दिया कम, लेकिन इशू ये कि उसका फॉल आउट भी तो है। फॉल आउट भी तो देखो आप, दवाएं मुयसर नहीं, बहुत सारी दवाएं मुयसर नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट में आप चले जाएं, आप अपने बहुत तुरम खान बनते हो, टके का काम नहीं किया आपने। 75 साल के अंदर आपने दवाएं अपने मुल्क में नहीं बनाई अभी तक पूरे तरीके से। जूस आपके मुल्क के अंदर सारे अवेलेबल नहीं है, जिसे मॉलिक्यूल कहते हैं, भाई इससे दवा बनती है। सही है, तमाम दवाएं जो हैं दरअसल ये नबातात से ही बन रही हैं। ये आपको नहीं बताया गया। ये जितने इंग्लिश के नाम आगे पीछे किए हुए हैं ना, ये नबातात कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने जो सिस्टम में रखी हुई ना चीज़ें, उसमें से बहुत सारे जूस, अक्सरियती जूस जो हैं वो कुदरत में से निकाले हुए जूस हैं। वो भी हमारे मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है, हमें दूसरे ममालिक से मंगाने पड़ते हैं। हमारे मुल्क के अंदर वसाइल का फुकदान है, आबादी हमारी बढ़ गई। अब किसी ने अगर 22 करोड़ बोला ना, तो मैंने ये चित्तर रखा हुआ नीचे। अब 22 करोड़ नहीं है, मैंने पहले बता दिया, ये मैंने रखा हुआ चित्तर नीचे। अब 23 करोड़ से ऊपर चले गए। ठीक है, सही है ना। जिस हिसाब से आपने कोरोना के अंदर मेहनत मुशक्क़त की है, जितने आपने मतलब आबादी में इजाफे की तरफ आप लेकर गए मुल्क को, तो उसके बाद अब आप 22 करोड़ कहीं से नहीं हो, 23 हो या 30 हो, बीच में कहीं नहीं हो आप। अभी भी देख लेना, ईद पे मिलने जाऊंगा रिश्तेदारों के यहाँ, जिस घर का दरवाज़ा खोलूंगा अंदर से क्रिकेट टीम निकल होगी। ये वहाब रियाज आ गया, ये नसीम शाह आ गया, वो शहनशाह आफरीदी आ गया, शहनशाह। अब इतने सारे से जमा होते हैं यार, जाके पूछना पड़ता है ये नए खिलाड़ी कहाँ से आए। बोले इसी साल इन्होंने डेब्यू दिया है। यार तोबा तोबा, तुम लोग बाज नहीं आते हो, बस शौकीन बहुत हो इस तरह की चीज़ों के। अच्छा खैर, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, फैमिली शो आगे बढ़ो। अब बात यह कि वसाइल मौजूद नहीं, सारी चीज़ें बाहर से मंगवानी, बाहर की इंपोर्ट बंद कर दी। गाड़ी आज तक नहीं बनाई, एक गाड़ी नहीं बना सके, एक गाड़ी लोगों से बन नहीं रही। असम्बल कर करके खुश हो रहे, कह रहे हैं ये मैन्युफैक्चरर है। यार प्लीज़ आप लोगों का बहुत हो गया। खैर, यहाँ पर हम आगे चल के गुफ्तगू करेंगे तिजारत के ऊपर। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब फारूक अफजल साहब, जो कि MC मेंबर भी हैं कराची चैम्बर के। इसके अलावा पाक तुर्क बिजनेस फोरम के भी सरबराह हैं और इससे पहले माजी के अंदर चेयरमैन भी रहे हैं पाक एशिया बिजनेस काउंसिल के, और अभी वाइस चेयरमैन भी। वेलकम करता हूं आपको शो। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा लंबा तारुफ बहुत ज़्यादा ना कराऊं, फिर तो बहुत सारी चीज़ें और भी आ जाएंगी। फारूक अफजल साहब, अब बात कुछ ऐसी है कि आप सुबह शाम टिब्लोबैट से मिलते भी रहते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कांटेक्ट में भी रहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड ही आपकी स्पेशलाइजेशन है जी। मुझे आप ये बताइए कि आपके मुल्क के अंदर आपने इंपोर्ट बंद करके वक्ती तौर पे करंट अकाउंट डेफिसिट कम कर दिया, लेकिन बात ये है आपने इस साल जून जुलाई में या जुलाई अगस्त में आपके नंबर्स भी आएंगे एक्सपोर्ट के, तो एक्सपोर्ट रुक जाएगी ना अगर आप इंपोर्ट रोक दोगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बगैर एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। क्या कहते हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल अली भाई आपने सही कहा, जो कुछ भी है उसमें करंट डेफिसिट कम करने की जो खुशियाँ मनाई जा रही हैं, ये सारी वो हैं जो आर्जी टाइप की हैं। देखिए आपने जितने भी रॉ मटेरियल्स जो इंपोर्ट होते हैं फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, उन सब पे आपने पाबंदियां लगा रखी हैं। ठीक है, LCs अभी भी नहीं खुल रही हैं, राइट। और इसी तरह ना सिर्फ मेडिसिन, बल्कि आप देखें कि इस वक्त कारों के प्लांट तक बंद हो गए हैं, उनकी प्रोडक्शन बंद हो गई है। और पिछले ये मार्च में आप देखें होंडा वालों की जो होंडा सिविक है, एक गाड़ी भी फरोख्त नहीं हुई है। ठीक है, और इन सब की प्रोडक्शन इसलिए रुकी हुई है कि वो LCs खोल नहीं सकते और क्योंकि पाबंदियां लगी हुई हैं इस वक्त। तो आप ये देखिए कि हमारा भी जो एक्सपोर्ट है हमारी, वो भी हर्ट हो रही है, बेतहाशा हर्ट हो रही है। आप टेक्सटाइल से मेरा ताल्लुक है, आप टेक्सटाइल्स में देखें जितने डाइज, केमिकल्स, बहुत सारे जो इवन कॉटन है या बहुत सारे यार्न जैसे हम इंपोर्ट करते हैं फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, बहुत सारे फैब्रिक्स इंपोर्ट करते हैं जो कि किसी गारमेंट का हिस्सा होते हैं, साथ लग के जाता है, एक्सपोर्ट होता है, वो हम नहीं कर पा रहे। अच्छा, उससे क्या हुआ है कि बहुत सारे लेआउट्स हुए हैं, गारमेंट फैक्ट्रीज में लेआउट्स हुई हैं, गारमेंट फैक्ट्रीज बंद हुई हैं, एक्सपोर्ट हमारी जो है वो कम होना शुरू हो गई है।
और इसी तरह जो लोकल सेल्स भी है, आप देखिए कि जो लोकल सेल्स के जो आर्टिकल्स हैं वो सबसे ज़्यादा फार्मास्यूटिकल बहुत हर्ट हुई है। मेरी कुछ लोगों से बात हुई, कुछ कह रहे हैं कि जी महीने का स्टॉक है, कुछ कह रहे हैं कि 2 महीने का है, कुछ कह रहे हैं 3 महीने का है या 2.5 महीने का मैक्सिमम, उसके बाद क्या होगा? आप अभी भी सूरत हाल इतनी गंभीर है कि इकोनॉमी इनके कंट्रोल में आ ही नहीं रही। देखिए इनको 1 साल हो गया है, आप ये देखें कि जी IMF से एक स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट तक नहीं करवा पाए, 1 साल हो गया है। लेकिन वजह क्या हो? देखिए वजह सीधी सी बात यह है कि जो उनकी अब कंडीशंस हैं, जिन कंडीशन में आप आए थे, मैं तो देखिए मुझे फिर कहा जाता है जी कि आप उस पिछली गवर्नमेंट की साइड लेते हो। साइड इसलिए लेते हैं कि देखिए आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पे जाएं। जो उस वक्त इकोनॉमी की जो सिचुएशन थी, ये इन्होंने जो बयानियाँ दिया कि जी वो मुल्क दिवालिया हो रहा था, उनको अगर नहीं हटाते तो मुल्क ये हो जाता, तो वो हो जाता। आप नंबर्स तो देखिए क्या थे। एक्सक्यूज मी, देखें ये आपकी ताजर सनतकार बिरादरी के लोगों ने ही जाकर बातें की ना कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा। लोगों ने ही हाइप क्रिएट की ना सर। देखें मुख्तलिफ तिजारती और सनती रहनुमाओं ने यह हाइप क्रिएट करना शुरू की और उन लोगों से जाके मिलना शुरू किया जहां नहीं मिलना चाहिए था उनको, और उनको जाके बोला कि जी मुल्क की मईशत बड़ी बुरे हाल में, अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये कही गई बात ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए ये एक देखिए ताज बरादरी अगर ऐसा कुछ होता तो आज इतनी परेशान ना होती, ठीक है। ऐसा नहीं है, वो इनकी तरफ से देखिए वो तो जो लोग मिले उनको तो नाम भी नहीं बताया गया अभी, ठीक है ना, कि कौन लोग मिले थे और क्या बात हुई थी। और ये सारी बातें सिर्फ ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि उन ताजिर लोगों को ये कहा गया था कि यार आप हमारे लिए बयानिया को मजबूत करो और हमें सपोर्ट करो, तो फिर क्या कहेंगे आप? बात ये है कि ये 2 वे चीज़ है ना, अभी आपको किसी को पता ही नहीं कि क्या चीज़ है। लेकिन ये इस रिजिम को चेंज करना था, उनके अपने जो भी अज़ाइम थे उसको उन्होंने हासिल करना था, एंड दे ट्राइड देयर बेस्ट एंड दे डिड इट एक्चुअली। और उसके बाद ये समझे कि शायद हम इसको मक्खन है हमारे लिए, हमको मसला नहीं, हम कर लेंगे। लेकिन अब 1 साल हो गया है, इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो चुका है इस वक्त। जो महंगाई का रोना आप उस ज़माने में रो रहे थे, आज उससे 3 गुना महंगाई ज़्यादा है। आज वो सारे मीडिया वाले, वो सारे लोग कहाँ हैं जो बाज़ारों में जा के लोगों से पूछते थे कि बताइए जी कितनी महंगाई है, आज सारे कहाँ सोए हुए हैं? ये शोर मचा रहे हैं, देखिए शोर मचा रहे हैं ना आप। 1 चैनल, 2 चैनल, 3 चैनल, आपके यहाँ 90 चैनल हैं यार। लुक एट देम, क्या कर क्या रहे हैं वो? क्योंकि क्या सारे सो गए हैं? क्या गरीबों का ख्याल किसी को नहीं अभी आ रहा? क्या कोई बाजारों में नहीं आ सकता अभी? सर देखें बहुत बड़े एक एंकर हैं, बहुत पुराने एक एंकर हैं, वो बाजारों में खुद जाते थे और लोगों से पूछते थे। आज वो सो गए हैं? क्या हो गया उनको? क्या वो सत्तू पी के सो गए हैं या ठर्रा पी के सो गए हैं? क्या हुआ क्या इनको? या जितने भी जो भी एंकर्स हैं, जो भी टीवी वाले लोग हैं, ऐसे जो चैनल, आप यार बैलेंस करें ना अपनी जो भी आपकी जर्नलिज्म है, जिस किस्म की चीजें हैं, लोगों का ख्याल करें। आप किसी को खुश ना करें, लोगों को खुश करें यार आप। मैं दूसरों का तो नहीं कह सकता, लेकिन हम तो कम से कम हर प्रोग्राम में तब भी हाईलाइट करते थे, क्योंकि मैं आपको आपको ज़ाती राय दे देता हूँ। मैं इससे तो कोई मीडिया से कोई नहीं करता। देखिए असल में बात यह, लोगों की उम्मीदें तवक्कुआत बहुत थी पिछली हुकूमत से कि मईशत के बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। सच बात यह कि ब्लेम किसी को भी नहीं जाता। मुश्किलात एक ऐसी आई कि पहला साल मुकम्मल होने के बाद ही कोरोना वबा फैल गई, बैनुल-अक़वामी मईशत भी दबाव का शिकार हो गई, पाकिस्तानी मईशत भी दबाव का शिकार हो गई। इसमें किसी की 2 राय नहीं है कि पाकिस्तान ने बड़े एहसन तरीके से कोरोना वबा का मुकाबला किया। दिस इज फैक्ट, दिस इज ए फैक्ट, ठीक है। असद उमर एक बहुत ही बेकार और बिल्कुल फारिग किस्म के फाइनेंस मिनिस्टर थे, बट NCOC के सरबराह के तौर पर उस आदमी ने काम अच्छा किया। बेनिफिट गिवन वेयर इट्स पॉसिबल। देखिए लेकिन मैंने हमेशा एक बात की थी कि पार्टी लाइन से आगे बढ़कर हमें यह सोचना चाहिए कि इफ़ यू कंसीडर ऑल द फाइनेंस मिनिस्टर्स, इसहाक डार इज अ गुड फाइनेंस मिनिस्टर। लोग देखें, दिस बिकेम द लाफिंग स्टॉक ऑफ मीडिया। मैंने कहा विद इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर, इसहाक डार शुड बी फाइनेंस मिनिस्टर। पीपल सेड हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल? सर पॉलिटिकल लाइंस आर ओनली फॉर अस। ये सियासतदानों के लिए कोई पॉलिटिकल लाइंस नहीं है। आप जरदारी साहब को देख लीजिए, कल तक क्या जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब राइवल नहीं थे? आप सच मुझे बताएं, जरदारी साहब को 11 साल जेल किसने रखा है? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। आज एक ही टेबल पे खाना खा रहे हैं ना, और आप कह रहे हैं मुफाहमत के बादशाह। देखें ये मुफाहमत है, दिस इज पॉलिटिक्स। नहीं बात सही है। पॉलिटिक्स फॉर ए बेटर इकोनॉमी, क्या ख्याल है आपका? पॉलिटिक्स फॉर ए बेटर इकोनॉमी। एग्रीड, लेकिन मैं इसहाक डार साहब को इकोनॉमिस्ट मानता ही नहीं हूं। ही इज नॉट एन इकोनॉमिस्ट एक्चुअली, ही इज एन अकाउंटेंट। आई एम सॉरी टू से, मैं आप आई बैक टू डिसएग्री विद यू। नहीं आप बोले, बिल्कुल आपका हक है। बात ये है कि देखिए अगर इतने अच्छे इकोनॉमिस्ट होते तो ये साल जो गुजरा है आपके सामने है। आप पिछली गवर्नमेंट को ब्लेम करते हो। आधा वक्त तो मुफ्ता खा गए ना। नहीं मुफ्ता नहीं, आधा वक्त नहीं, सिर्फ 3 महीने या 3 से 4 महीने मिफ्ता इस्माइल रहे। अगर उनकी पॉलिसी अच्छी थी तो आप उसको कंटिन्यू करते हैं। आप मुझे बताएं, अगर मिफ्ता भी होते तो क्या करते? नहीं देखिए, मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो एक गैजेटेड किस्म के इकोनॉमिस्ट हैं। वो उन्होंने इकोनॉमिक पढ़ी हुई है, इकोनॉमिक्स, ठीक है, और उसको उन्होंने इस्तेमाल भी किया हुआ है अपने जब पिछले साल भी, पिछली गवर्नमेंट में भी, इनकी गवर्नमेंट में वो आपको पता है वजीर रहे इसके, ठीक है। लेकिन ही नोज
व्हाट ही इज डूइंग एक्चुअली। देखिए एक अकाउंटेंट जो है ना, इकोनॉमिस्ट, आजकल तो बच्चों की सालगिरह पे जाके केक काट रहे हो। ठीक है, लेकिन देखिए आप ये देखें कि आप सिर्फ एक शख्स को इसलिए बना रहे हो कि जो आपके रिश्तेदार है, तो आप उसको इसाकदार को बना दिया आपने। यार आप मुल्की मुफाद देखें ना। नहीं देखिए, अगर टैलेंट होता, नहीं अगर सर मेरी बात सुने, टैलेंट होता तो ये साल जाया हुआ आपका। ये साल क्या किया आपने? आपकी देखिए जो पेट्रोल कहां से कहां पहुंचा। उस वक्त आप जब 2 रुपए बढ़ता था, अब टीवी पे आके सब बोलना शुरू थे कि आप इनको शर्म नहीं, 2 रुपए बढ़ा दिया। आज 282 रुपए हो गए 140 रुपए से। यार डबल 100 गुना पेट्रोल बढ़ गया है। क्या करें, हमने कुला लेके दूसरी शादी की थी, हमें क्या पता था लड़का वैसा ही निकलेगा जैसा पिछला था। गुफ्तगू जज्बाती इसी वजह से क्योंकि हर बंदा जो है वो मुल्क की मईशत के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न है। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और मुल्क के अंदर पाक स्टडीज़ की किताब के अंदर लिखी हुई जितनी बकवास थी उसकी वजह से हर आदमी के दिल में ये ख्याल है कि वसाइल बहुत हैं और वसाइल ज़्यादा है फिर भी हमें कुछ नहीं मिल रहा, जबकि ये सब नॉनसेंस है। वसाइल भी अब तो ख़त्म हो रहे हैं, कम रह गए और मज़ीद जो निकालने हैं उनके लिए हमारे पास नो टू नॉट अवेलेबल। चलें फारूक अफजल साहब, इसकी जानिब आपको लेकर आता हूँ। पहले एक नारा होता था ट्रेड नॉट एड, हमें तिजारत के मौके दो, हमें एड को क्या कहूँ, भीख कह लूँ, इमदाद कह लूँ, जैसे चाहें आप कह लें, भीख कह लूँ। भीख सही है। चलें भीख नहीं कहते, फिर हमारे हर ही माजी के अंदर लीडर के ऊपर ये इल्ज़ाम आ जाएगा। लेकिन बात कुछ ऐसी है कि मैं ये कह रहा हूँ कि तिजारत के मौके तो दुनिया आपको देने के लिए तैयार है, आप फ़ायदा लेने के लिए तैयार नहीं है ना। GSP प्लस आपको दे दिया, आपको सारे कॉन्टिनेंट्स की मार्केट्स दे दी, इतना बड़ा एक बरे आज़म है जिसको आप कंप्लीटली निगलेक्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है अफ्रीका। हर पावरफुल इकोनॉमी वहाँ पर एंटर कर चुकी है, आप वहाँ एंटर नहीं कर रहे। इतना बड़ा मौका, मैं तो चाहता हूँ पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली इन्वॉल्व हो। और मैं यहाँ पर आपके तवज्जुह से एक बहुत अहम बात करना चाहूँगा, माजरत 1 मिनट लूँगा। सूडान में इस वक्त आपको पता है खाना जंगी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फ़ौज के 2 धड़े जो हैं वो आपस में लड़े जा रहे हैं। मेरी ख्वाहिश है कि वहाँ के मौजूदा सरबराह फ़ौज के जनाब बुरहान साहब और वहाँ की रैपिड सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, उनके सरबराह जनाब हमीती साहब, जनरल हमीती साहब, ये भी आपस में डायलॉग करें। मेरा अकेला प्रोग्राम सारी दुनिया में देखा जाता है, बहुत सारे पाकिस्तानी भी सूडान में रहते हैं, बड़े अजीब किस्म के हालात में फंस गए हैं। बहुत सारे हमारे अपने मुसलमान भाई जो कि उस मुल्क में रहते हैं और जो गैर मुस्लिम भी हैं। तो अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान को अपना किरदार अदा करना चाहिए। मैं देखता हूँ पाकिस्तानी हमेशा भाग जाते हैं, जब मौका आता है हम लोग भाग जाते हैं। चाहे सऊदी का मसला था, हम भाग गए, हमें पैसे भी मिलते और अजर भी मिलता, लेकिन यह है कि हम भाग जाते हैं, काम नहीं करते, बहुत नालायक हैं इस मामले में। आखिरत में तो खैर इसकी बड़ी सख्त सज़ा है, दुनिया में भी खैर ख्वारी है। लेकिन फ़ारूक साहब हम क्यों घबराते हैं? आपको पता है स्ट्रेटेजिक डायमेंशन जो है पैसे कमाने के लिए बहुत अहम है। माजी की जितनी मईशत रही है दुनिया की, और इवन कि आज भी दुनिया की जो सबसे बड़ी मईशत है, वो सब स्ट्रेटेजिकली इन्वॉल्व है दुनिया के अंदर। क्या नहीं है? क्या रूस यूक्रेन का मामला है कि हर बंदा स्ट्रेटेजिकली इन्वॉल्व नहीं? क्या आपके ग्लोबल इकोनॉमिक डिजास्टर के पीछे यूक्रेन रशिया वॉर नहीं है? आप मुझे बताइए। बिल्कुल है। क्या ताइवान के और जो स्टेट्स हैं वहां पर चीन की एस्केलेशन है, क्या वो इकोनॉमी को मुतासिर नहीं कर रही? पाकिस्तान क्यों और हमारे मुल्क के लोग क्यों बकरी हो जाते हैं? जब मौका आता है तो हम बकरी होकर भाग जाते हैं, दुनिया में कहीं कोई काम नहीं करना चाहते। क्या कहते हैं आप? देखिए बात यह है कि इस मुल्क के साथ जो सबसे बड़ा अलमिया रहा ना, अभी हम जो बात कर रहे थे एड और ट्रेड की बात कर रहे थे, हमें भीख मांगने पे लगा दिया गया। जब आप भीख मांगते हैं ना तो आपका कॉन्फिडेंस शटर हो जाता है, फिर आपका अल्लाह तवक्कुल नहीं होता, फिर आप उस एड की इंतज़ार में रहते हैं कि एड आएगी, ये भीख मिलेगी तो हम आगे काम चलाएंगे। तो आपके अंदर जो सलाहियतें होती हैं ना वो सल्ब हो जाती हैं काम करने की, आगे बढ़ने की। और यही हमारे इस मुल्क के साथ किया गया अनफॉर्चुनेटली, जिस वजह से हम स्ट्रेटेजिकली, देखिए आप अफ्रीका की बात कर रहे हैं, साउथ अमेरिका है, सारी कितनी बड़ी मार्केट है, सारी मार्केट्स हैं, ठीक है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की मार्केट्स हैं, लेकिन हमारा जो बिजनेसमैन भी है उसमें भी खामियां ये हैं कि किसी में R&D का शौक नहीं है कि नई मंडियों की तलाश में जाएं, वहां पर हम टाइम लगाएं, पैसा लगाएं और अपना हिस्सा वहां से निकालें। अगर चाइना वहां पर बैठा है, इंडिया बैठा है, दूसरे बांग्लादेश तक बैठा है, तो व्हाई नॉट वी? आपको बताइए वो मुल्क कितने अमीर हैं जिनको हम ऐसी मजाक में ले लेते हैं, जिनके नाम भी हमें पुकारने नहीं आते, और ये गाना वगैरह, ये बड़े अमीर मुल्क हैं सर, बहुत मुल्क बड़े चाड और ये सब बहुत अमीर मुल्क है, जाहिर और सब। अंगोला जैसा मुल्क का पर कैपिटा इनकम $17,000 है।
ठीक है। आप ये देखिए कि उस मुल्क, उस जगह ये, क्योंकि रंगत की वजह से इनको ये लगता नहीं कि इसको हम कस्टमर बोलें या बायर बोलें, हमारे पाकिस्तानियों को। हम ट्रेडिशनली तौर पे जो है ना यूरोप और अमेरिका की तरफ ही इंक्लाइंड हैं और हम उन्हीं को अपना माई बाप मानते हैं, उन्हीं को अपना खुदा समझते हैं। यार इसके अलावा ट्रेड कहीं नहीं हो सकती। कहीं और जाने की बात करो, बोले यार छोड़ो, इतना थोड़े वक्त हमारे पास, यार वो तो मार्केट बहुत सख्त है यार, अरे वहाँ तो ये मसले हैं, अरे वहाँ तो वो मसले हैं। ब्राजील का रकबा पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा बढ़ा। बिल्कुल है। आप देखिए अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको, ये बहुत सारे बड़े बड़े मुल्क हैं जहाँ मार्केट्स हैं, हमारी बहुत सारी प्रोडक्ट्स वहाँ खप सकती हैं वहाँ पर। लेकिन देखिए अनफॉर्चुनेटली क्या, हमारी गवर्नमेंट के जो भी अदारे हैं उन्होंने उस तरह R&D नहीं की, और हमारे क्योंकि जो भी वहाँ सफीर बैठे हुए हैं या ट्रेड के लोग बैठे हुए हैं, वहाँ से कोई फीडबैक नहीं आता, क्योंकि वो तो अपनी नौकरियाँ कर रहे हैं बैठ के। उनको ये होता है कि मैं यहाँ से, मेरी पोस्टिंग कहाँ होगी, मुझे कितने पैसे मिलेंगे, मुझे TADA का क्या होगा पाकिस्तान में, मैं इसके बाद मैं यहाँ से मैं यूरोप चला जाऊँ किसी मुल्क में, या यूरोप में तो अमेरिका चला जाऊँ, वो इन चक्करों में होते हैं। ठीक है। और ट्रेड वालों को कोई काम नहीं होता, उनके पास कोई टारगेट्स नहीं है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई आप इतने से 4 साल झक मार रहे हो, आपके दौर में इस मुल्क के साथ हमारी ट्रेड क्या बढ़ी, बताओ क्या काम किया आपने। जब कोई पूछने वाला नहीं है उनको, ना सफीरों को पूछने वाला। आजकल देखिए ये इकॉनमी जो है ना, इसमें ट्रेड डिप्लोमेसी है। आप जब तक ट्रेड इकोनॉमिक डिप्लोमेसी से नहीं चलेंगे, आजकल हर एक के जो इकोनॉमिक गोल्स हैं, ट्रेड गोल्स हैं, वो अचीव करना बहुत ज़रूरी है। आपको अपना हिस्सा निकालना पड़ेगा। लेकिन ना तो हमारी गवर्नमेंट के जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं ये आसानियाँ ढूंढते हैं कि कहीं मेहनत ना करनी पड़े, और ना ही हमारे बिजनेसमैन में, ये एक बहुत कम बिजनेसमैन हैं जो वाकई R&D करते हैं, लेकिन अक्सरियत नहीं। देखो टूटा चावल तो आप जानते हैं कि वो तो मार्केट अफ्रीका और डेवलपिंग कंट्रीज ही होंगी ना। जी जी बिल्कुल। मतलब ठीक है, बासमती में भी मैं तो कहता हूँ बासमती के लिए भी वो अच्छी मार्केट है, नॉट बैड, मेनी पीपल आर रिच ओवर देयर, अफ्रीका हैज अ ह्यूज पॉपुलेशन। देखिए टेस्ट डेवलप कराना पड़ता है। आप अपनी प्रोडक्ट लाइन लेके जाएंगे, आप उनको 6 किस्म के प्रोडक्ट दिखाएंगे तो आप उनको कन्विंस भी करेंगे। यही तो मार्केटिंग स्किल्स होती हैं आपकी, कि आप बेचने गए टोटा, आपने बासमती बेचकर आ गए। ठीक है ना। चीज़ ये है कि आप में स्किल्स कितनी है, आपकी क्या कन्विंसिंग पावर है, आप कितने स्ट्रांग हैं अपनी मार्केटिंग में, ये देखना पड़ेगा ना आपको। देखिए फिर हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या आता है, देखिए आपको GSP मिला, खत्म होने को आ गया, आपके पास कैपेसिटी नहीं। कितना बेनिफिट आपने लिया? सर कोई कैपेसिटी नहीं थी, कुछ भी नहीं बढ़ा, हार्डली 2-3 बिलियन डॉलर, वो भी अपनी मेहनत से लेके, क्योंकि हमारे यहाँ कैपेसिटी ही नहीं है। गवर्नमेंट ने कोई ऐसी 2-3 बिलियन डॉलर बढ़ा नहीं, या बढ़ा है वो इसकी वजह से? बढ़ा, देखिए आपकी वैल्यू कम हो गई, बढ़ा क्या, आपकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कम हो गई। आपने अगर वैल्यू बढ़ा के देते तो शायद 10 बिलियन डॉलर हो जाता वो, लेकिन आप तो चिल्लर आइटम में आ गए ना। आपने अच्छा GSP कम से कम प्राइस में देना शुरू कर दिया, आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया, वैल्यू कम कर दिया आपने, तो उसका फायदा कुछ। लेकिन चीज क्या है, देखिए GSP के लिए वी नीडेड टू हैव कैपेसिटी, फिर स्किल चाहिए हमको। हमारे पास कैपेसिटीज ही नहीं थी, आज भी नहीं है, क्योंकि हमारा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ही नहीं है डोमेस्टिक एवं लोकल इन्वेस्टर्स के लिए भी कि हम इन्वेस्टमेंट करें यहाँ पर। देखिए लेदर को ही कंसीडर कर लेते हैं, लेदर इज अ ह्यूज मार्केट, मतलब जो विच आई कैन अंडरस्टैंड। जी जी। एंड देयर आर मेनी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कस्टमर्स एंड यूजुअली द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इफ आई एम करेक्ट, क्योंकि लेदर तो वही लोग पहनेंगे जहाँ पे सर्दी ज्यादा होगी और हमारे से सीजन्स मिलते जुलते होंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि उसको भी देखें हम टैप नहीं कर सके। एट वन टाइम आई थिंक इट यूज्ड टू बी द सेकंड बिगेस्ट कन्वेंशनल एक्सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान। आई डोंट नो अभी क्या करंट स्टेटस है। आप अभी देखिए एक ज़माने में हमारी टेक्सटाइल जो थी 53-54% हमारा एक्सपोर्ट का हिस्सा होता था उसका, आज वो भी घट गया है। ठीक है ना। और इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट ही घट रही है, मुसलसल तसलसल के साथ हर माह जो है हमारी एक्सपोर्ट घट रही है। उसमें आपको पता है कि जो एक तो LCO के मसले हैं, डाइज, केमिकल, रॉ मटेरियल्स, इतने प्रॉब्लम है कि बता नहीं सकता आपको मैं। सेकेंडली हमने क्या किया, हमने जनाब ये इलेक्शन के चक्कर में हुआ तो हमने वावेला मचा दिया जी कि मुल्क में दहशतगर्दी है, हम दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं, इसलिए हम इलेक्शन नहीं करा सकते, हम ये नहीं कर सकते। कौन सी दहशतगर्दी की जंग? ये किधर हो रही है? यही तो मसला है ना। अब आप बताइए, मीडिया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर, सही बात करें आप, कौन सी दहशतगर्दी हो रही भाई? सर प्रॉब्लम यही तो है। आप हमारे जो कस्टमर्स हैं, मैं बताऊं, मेरे कस्टमर अमेरिका से मुझे कहते हैं कि यार दे आर वेरी वरीड, विल दे गेट देयर डिलीवरीज और नॉट, बिकॉज वी हर्ड दैट यू आर इन ट्रबल। अब बताइए, आप हमें जो इमेज यहाँ से भेजा जा रहा है सिर्फ इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए, आप मुल्क का पूरा मुस्तकबिल लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज जरूर हैं, देयर इज नो डाउट, लेकिन ये पेटी क्राइम्स हैं, लेकिन ये कि कोई टेररिज्म पाकिस्तान में अब नहीं है। अल्लाह का शुक्र। देखिए बेनजीर भुट्टो को जब शहीद किया गया तो क्या इलेक्शन रुक गए थे क्या? अब बताइए मेरे को। यानी इतना वो ऐसा वाकया था कि इलेक्शन मुलतवी हो सकते थे। और उसके अलावा पिछले हालात, जो पिछले 2013 के इलेक्शन देखें, उसके बाद क्या हालात खराब नहीं थे उस वक्त। उस वक्त उन्होंने ज़रब अज़ब शुरू की थी, दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा थी, आपको याद होगा। क्या उस वक्त इलेक्शन बना कर दिया इन्होंने? इलेक्शन कराए इन्होंने, उस वक्त भी कराए। तो ये इस वक्त जो है, जो भी उनका एक अज़ाइम है कि इलेक्शन नहीं होने देना, उससे आप क्या करें, जो बयानियाँ बना रहे हैं, उससे इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो पाकिस्तान से शाकी हो गए हैं। आप यकीन जानिए, मेरे कस्टमर कहीं ऑर्डर कैंसिल कर दिए उन्होंने कि यार हमें पता नहीं डिलीवरी मिले
है मैंने तुम्हारे पास से, बिकॉज यू आर इन ट्रबल। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 2 बड़े ऑपरेशन सिर्फ चल रहे हैं। एक चल रहा है कच्चे के इलाके में सिंध के, एक चल रहा है कच्चे इलाके में सदर्न पंजाब के। और ये कोई एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस नहीं है, मैं बड़ी वजाहत के साथ आपको बता दूं, ये दिस इज अगेंस्ट डकॉइट्स के खिलाफ हो रही है और कच्चे का इलाका खाली करवाने के लिए। और ये भी मैं बता दूं कि देयर इज वेरी लिटिल एविडेंस टू सजेस्ट दैट दिस डकॉइट्स मे हैव अ लार्जर एजेंडा देन एक्सेप्ट परसुइंग व्हाटएवर डकॉइट्स डू। ठीक है, बिल्कुल अभी तक नहीं है। जाहिर बात है, कहा जा रहा है कि बहुत सारे एलिमेंट्स वहाँ रिफ्यूज ले सकते हैं। मैं चाहूँगा कि हुक्मरान जमात को भी चाहिए कि अपने अल्फाज को बहुत तोल के बयान करें, क्योंकि अभी बैनुल-अक़वामी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की पहले ही रेपुटेशन एट स्टेक है। कहाँ दिवालिया होने की बातें हैं और फिर उसके बाद इस तरह की बात करना कि मुल्क के हालात इस लॉ एंड ऑर्डर की वजह से ख़राब हैं। मेरे ख्याल वो इस हद तक ख़राब हैं कि जी इलेक्शन ना हो सके तो वो नहीं कहें। हाँ, अगर माली तौर पर आपको लगता है या कोई और आर्गूमेंट है या आपको लगता है प्रैक्टिकली इट इज़ इलेक्शन की कोई डेट एक्सटेंड होनी चाहिए, तो मे बी उसके लिए आपको दरवाज़ा खोल दिया है। चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा है कि गुंजाइश तब पैदा होगी जब सियासी जमातें आपस में बात करेंगी। सो बाय द टाइम आई थिंक दिस शो यू विल बी वाचिंग, देयर विल बी सम काइंड ऑफ थिंग गोइंग ऑन एट दैट लेवल वेयर पॉलिटिकल पार्टीज विल ऑल्सो बी रिप्रेजेंटिंग देयर व्यूज़। लेकिन मैं सियासत पर ज़्यादा फारूक साहब बात नहीं करता, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बड़ी क्लियरली बता दूँ कि आपके मुल्क के अंदर इकोनॉमी के ऊपर देयर शुड बी सम काइंड ऑफ सिंगल चार्टर। वेदर यू agree or disagree on economic policy, you will have to say that the economy will continue to prosper and grow despite the fact that there may be some kind of political fight going on. Right now सियासी जमातें आपस में बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। ये नहीं बैठेंगी, लोन नहीं मिलेगा। ये भी मैं आपको बता दूँ, वहाँ से मैं नहीं बता रहा, लेकिन इट इज़ सेड कि वहाँ से शराइत जो भी हों, लेकिन पसे पर्दा जो बात है वो ये है कि अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठकर कुछ रिजॉल्व नहीं करती, लोन नहीं मिलेगा। जी देखिए, आप बिल्कुल बात सही कर रहे हैं। इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि ये पार्टियां इसलिए साथ नहीं बैठती कि इनका कलेक्टिव इंटरेस्ट नहीं है मुल्क के साथ, इज्तिमाई सोच नहीं है। वो समझते हैं यार अगर ये इकॉनमी अच्छी कर गया तो फिर हम तो वापस कैसे आएंगे, फिर अगर मुल्क के हालात अच्छे हो गए फिर हमारी पार्टी की सिचुएशन क्या होगी। तो वो इसीलिए आके क्या करते हैं कि अगर किसी की अच्छी पॉलिसियाँ भी हों तो उसको आके वो ख़त्म कर देते हैं। वो अभी देखिए पिछली गवर्नमेंट जैसे हेल्थ कार्ड था, इन्होंने ख़त्म कर दिया आके। भाई वो दे रहा था ना हेल्थ कार्ड, आपने क्यों ख़त्म कर दिया? ऐसी और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, कि आप उसको ख़त्म इसलिए कर देते हो कि यार ये उसका नाम अच्छा ना चला जाए कहीं दूसरी गवर्नमेंट का। ये सब सियासी पार्टी को यही आलम है। जब तक इज्तिमाई सोच नहीं आएगी, मुल्क के लिए नहीं सोचेंगे, जब तक मुल्क के लिए अपने ज़ाती जितने भी इनके अज़ाइम हैं उससे बालातर होकर मुल्क के लिए बात बैठेंगे, ये काम नहीं होगा। देखिए दूसरे मुल्कों में, लेकिन फैक्चुअल स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूँ। इलेक्शन हो जाते हैं, अगली हुकूमत आ जाती है, इन द मीन टाइम IMF का भी उधार मिल जाता है, इकोनॉमी फिर भी आपकी ठीक नहीं होती। अच्छा सुने, इकोनॉमी ठीक करने का तरीकाकार क्या है? हमारे यहाँ मसला क्या है? देखिए हमारे यहाँ इनकम पे टैक्स है, इनकम पे टैक्स नहीं होना चाहिए। देखिए इस्लामिक तरीके से क्या है कि आप वेल्थ टैक्स लगाएं ना, आप वेल्थ टैक्स लगाएं, आपके जितने भी नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स के जो एक्सपेंडिचर नॉन डेवलपमेंट के, देखिए हमारे यहाँ अल्लों तल्लों के इतने अखराजात हैं कि आप और मैं सोच भी नहीं सकते हैं। सर खरबों रुपया बचा सकते हैं आप। इसी तरह जब वेल्थ टैक्स लगाएंगे, मेरा एक घर है, मैंने 6 घर और लिए हुए किराए पर चढ़ाए हुए हैं, मैंने कोई टैक्स नहीं दिया, वेल्थ टैक्स नहीं दे रहा। मेरे पास बहुत सारे प्लॉट्स हैं, बहुत सारी फाइलें, मेरे पास 100 फाइलें हैं, मेरे पास बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं, कोई टैक्स नहीं जा रहा। आप जब वेल्थ टैक्स लगाएंगे, पैसा सर्कुलेट होगा, लोग उसको बिजनेस में लगाएंगे। देखिए मनी सर्कुलेशन इज मस्ट फॉर बेटर इकोनॉमी। एक्चुअली आपने भी इंटरेस्ट बढ़ा दिया, 21% कर दिया। आप क्या समझते हैं 21% करने से आपकी इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा और आपकी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी? फॉरगेट इट। आई मीन वी आर नॉट, और भी बढ़ाना पड़ेगा, ज़हनी तौर पे बिठा लें, इंटरेस्ट रेट और भी बढ़ाना पड़ेगा। नहीं बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन हमने होशियारी से 1% बढ़ाया जब 2% बढ़ना चाहिए था। देखिए बढ़ना चाहिए था, ये बढ़ना ही गलत है। देखिए आप जब, मैं फिर कारोबार नहीं करूंगा, मैं बैंक में पैसा रख दूंगा, मनी सर्कुलेट नहीं होगी, मैं चाहूंगा यार मैं कारोबार क्यों करूं, मुझे तो अच्छे 18% मिल रहा है इंटरेस्ट बैठ के, घर बैठ के, तो मैं कारोबार क्यों करूं? मैं, आप तो वो माहौल पैदा कर रहे हो कि पैसे को बिजनेस में लगाना ही नहीं आपने। आप इस तरह इकोनॉमी स्लो करके नहीं, तो ये पॉलिसी मैं लाया था। अब देखें इसमें, अब स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बात बताऊं, पिछली हुकूमत की सबसे बड़ी गलती प्लाटों में पूरी कौम को लगा दिया। नहीं, और फिर बाद में खुद आके बोला कि जी रियल एस्टेट एक माफिया है, मुझे तो पता नहीं था। नहीं, ये तो बहुत बड़ा माफिया है। रियल एस्टेट इतना बड़ा माफिया था, आपको पता नहीं लगा। 3 साल आपकी हुकूमत को निकल गए, आपको अभी जाके पता लगा रियल एस्टेट एक माफिया है, जब उन्होंने आपके खिलाफ मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। नहीं देखें, ये तो गलत है ना सर। आप देखें, आपने उनको एमनेस्टी दिया, इंडस्ट्री का दर्जा क्यों दिया आपने? इंडस्ट्री क्यों नहीं? सुने, दर्जा दिया, लेकिन साथ ही आप टैक्स लगा दें, वेल्थ टैक्स।
मैं आपको बताऊं अली भाई, ओनली सोल्यूशन फॉर नहीं, अगर पाकिस्तान, मैं फैक्ट्री या मिल लगाना चाहता हूं तो मुझे एमनेस्टी देना, आप प्लाटों वालों को क्यों दे रहे मैंने हैं उस आप? वक्त भी टीवी पे कहा था, उस वक्त भी कि भाई आप तमाम कारोबार करने वालों को एमनेस्टी दें, इंडस्ट्री वालों को, चाहे किसी किस्म की इंडस्ट्री लगाओ, कोई नहीं पूछे आपसे, आप इंडस्ट्री लगाओ। जब इंडस्ट्री इस किस्म का जब आप रेवोल्यूशन लेके आएंगे, आप कह रहे हैं सारे पैसे लाके प्लाटों में पार्क कर दो, फ्लैटों में पार्क कर दो, आपको एमनेस्टी मिल गई, ये कैसी? नहीं, मैं यही कह रहा हूं सर, आप जब तक वेल्थ टैक्स नहीं लगाएंगे, ये मुल्क इसी तरह रियल स्टेट के हाथों में रहेगा, प्लाटों के हाथों में रहेगा, ये प्लाजों के हाथों में रहेगा, और ये पैसे लोग पार्क करते रहेंगे, अपने ब्लैक मनी को वहां पर वो पार्क करते रहेंगे। सबसे पहले वेल्थ टैक्स लगाएं, हैवी लगाएं। अगर मेरा एक से ज्यादा घर है उसके ऊपर ठीक ठाक टैक्स लगाएं, ताकि मैं दूसरा घर बना ना पाऊं। व्हाई आई नीड सेकंड होम। अच्छा, और पिछली हुकूमत को भी मैं बहुत समझाता रहा कि बैनुल अक़वामी जो इदारे होते हैं उनको भी आप सेटिस्फाई करें, लेकिन FE25 के ऊपर यानी फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन आप लगाने लगे हो, जिसकी वजह से नॉन टैक्स फाइलर, नॉन टैक्स पेयर नहीं, हमारे मुल्क के अंदर हर बंदा टैक्स पेयर है, नॉन टैक्स फाइलर को आपने डिसअलाउ कर दिया कि वह मजीद डिपॉजिट नहीं कर सकता। यकीन करो, आप लोग प्लॉटों के बजाय डॉलर्स खरीदते और अपने बैंक अकाउंट के अंदर सही तरीके से रखते। यकीन करें, आज ये खुलांश दिवालिया तो दूर की बात, आपके किसी डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता, जो कि लोगों ने अपना रखा होता। खैर, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, हमारी बहस ख़त्म नहीं हुई, इसकी वजह से आगे आने वाले दिनों के अंदर दोबारा से अब हम प्रोग्राम बहस करेंगे। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर माई टीम को जा दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।